गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में प्रश्नावली 1.2 को हल कर रहे थे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक बतला दिया गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये हम लोग को वेरीफाई करना है। यानी कि कोई भी प्राकृत संख्या हम लोग का दिया है, कोई भी संख्या 6 टू दी पावर n, उसमें वो क्या 0 पे समाप्त होगा? ये यानी कि उसका जो इकाई का स्थान पे क्या 0 कभी आएगा? ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि 0 जिस अंक पे समाप्त होता है उसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम लोग करेंगे तो वो किसके टेबल में आ सकता है? या तो 2 का या फिर 5 का। 2 और 5 के अलावे वो जो है विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या जानेंगे, लिखेंगे यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होती है। 10 से विभाजित होती है, या दूसरे शब्दों में 2 या 5 से, दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, है ना? ये 2 या 5 पे विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि 10 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो 2 गुने 5 होता है। यानी कि 6 टू दी पावर n अंक 6 टू दी पावर n का अभाज्य गुणनखंडन बराबर क्या आएगा? 2 गुने 3 का होल टू दी पावर n। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n। ठीक है, तो 6 टू दी पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में क्या 2 और 5 है? 2 है लेकिन 5 नहीं है। गुणनखंडन में 5 नहीं है। इसलिए 6 टू दी पावर n 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 टू दी पावर n क्या हुआ? 5 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 6 टू दी पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।
ये 0 पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। 0 पर समाप्त कब होता? जब ये 2 और 5 से विभाजित होता। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं कि 6 क्या दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं को हम लोग हल करेंगे, और यदि दोनों संख्याओं को हल करने के बाद अगर उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि वो जो है एक भाज्य संख्या है, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग दोनों संख्या के लिए करते हैं। सबसे पहले आते हैं, रीजन लिख देते हैं, भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। 2 से अधिक भाजक होता है, ये भाजक है। ठीक है, 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो हम लोग को दी गई संख्या क्या है, लिख देंगे दी गई संख्या बराबर, पहला है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है, 13 को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का होगा 7 गुने 11 प्लस 1। इससे क्या होता है, इसको जब अंदर को हल करेंगे तो आएगा 13 गुने 78। 13 गुने 78 को करते हैं तो 13 गुने 2 गुने 3 इस प्रकार से प्राप्त होगा। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो संख्या दिया हुआ था, जो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसको हम जो है भाज्य संख्या के रूप में लिख रहे हैं, यानी 1 से अधिक है। इसका मतलब क्या है कि ये संख्या भाज्य है। तो इसे हम लोग मेंशन कर देंगे, लिख देंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक 1, 2, 3 और 13 हैं। ठीक है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए, इसी में दूसरी दी गई संख्या, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब दूसरी दी गई संख्या बराबर क्या है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। जब हम लोग हल करते हैं अंदर वाले को तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 गुने ये हो जाएगा 1008 प्लस 1। ठीक है, बराबर मिला 5 गुने 1009। 1009 तो हम लोग का नहीं टूटेगा, लेकिन इस संख्या को जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, 2 भाज्य संख्या, एक 5 हुआ और एक 1009 हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक भाज्य संख्या है। तो इसको भी हम लोग मेंशन कर देंगे, लिख देंगे इस प्रकार इस संख्या के 2 से
अधिक भाजक कौन कौन सा? 1, 5 और 1009। ठीक है, 1009 है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सिंपल सा है, इसका एलसीएम निकाल देना है। एलसीएम जो भी आएगा उतना मिनट के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सोनिया द्वारा लिया गया समय है वो 18 मिनट है और रवि द्वारा जो लिया गया समय वो 12 मिनट। दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है? 18। 18 को हम लोग तोड़ देते हैं, कितना में आएगा? 2 गुने 3 गुने 3 में 3 3 9 9 2 18। और रवि द्वारा लिया गया समय बराबर कितना है? 12। 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 में। ठीक है, तो दोनों कैल्शियम निकालते हैं। चूँकि 18 और 12 का एलसीएम बराबर कितना है? 2 2 मिल रहा है तो 1 2 कॉमन और 1 3 मिल रहा है और 1 3 एक्स्ट्रा। इसका मतलब कितना है हम लोग का? 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यानी कि दोनों कितने समय के बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद। तो लिख देंगे अतः रवि और सोनिया, रवि और ये है मिनट में। ठीक है, ये मिनट में। रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को 1.3 के बारे में कुछ जानना होगा। और उसमें क्या जानने के लिए है? सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्नावली 1.3 में सभी संख्याओं में अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। जैसे √5 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है, तो उसे हम लोग जानते हैं। तो परिमेय संख्या का परिभाषा चूंकि हम लोगों को पता है कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जस्ट इसी का अपोजिट अपरिमेय, यानी कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या।
तो किसी भी संख्या को अपरिमेय प्रूफ करने से पहले हम लोग उसके अपोजिट चलेंगे, यानी कि उल्टा लेंगे। जैसे अगर हम लोग को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको परिमेय मान लेंगे। अगर वो संख्या परिमेय है तो p/q के रूप में उसे लिख सकते हैं, और उसी में हम लोग एक त्रुटि निकाल देंगे कि ये इस रूप में नहीं हो सकता है, तो सिंपल सा बात है कि वो अपरिमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग उसी प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों का एक्सरसाइज 1.3। तो हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो हम जैसा कि बताएं कि इसके उल्टा हम लोग मानेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखेंगे, इसलिए √5 बराबर a/b। ठीक है, इसको हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं, माना। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, ये b जो है, जो हर के रूप में है, वो 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग का यहाँ पे क्या है, a और b जो है पूर्णांक है, लिख देंगे, तथा a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक है। a और b यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है a और b का, एक के अतिरिक्त, है ना, इसको मेंशन करना आवश्यक है। चलिए a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब इसे हम तिर्यक गुना करते हैं तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, √5b। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड वर्क कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करते हैं तो ये a² में बदल जाएगा, a² में ये बदल गया, ये हो गया a² इक्वल टू ये होगा √5b का होल स्क्वायर। इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज a² बराबर 5b², यानी कि √5 का जब हम लोग वर्क करेंगे तो 5 में बदल जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू 5b² आ गया। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। अब इसमें एक क्या चीज़ पता चल रहा है कि अगर हम 5 को इधर देखते हैं तो क्या है कि 5 जो है a² को विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है कि 5 a को विभाजित करेगा, है ना, लिखेंगे, इसलिए 5, a² को विभाजित करता है। जब 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 a को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, a 5 को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस a के लिए हम कंसीडर कर लेंगे 5 के, है ना, फिर लेंगे, माना कि a बराबर 5 के, 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 5
जहाँ 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 के कोई पूर्णांक है, जहाँ के कोई पूर्णांक है। अब इस जो a इक्वल टू 5k है, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं a का मान को, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बराबर होगा 5b स्क्वायर, यानी दिस इम्प्लाइज 5 पचे 25 k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 25k स्क्वायर बटे 5 बराबर b स्क्वायर। 25 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो दिस इम्प्लाइज 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर, ये 5 जो है b स्क्वायर से डिवाइड है कि नहीं, तो इसके लिए भी हम लोग लिखेंगे, इसलिए 5b स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 5b को भी विभाजित करेगा। 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या पता चल रहा है, जैसे हम लोग का जो 5 जो है a को विभाजित किया था, 5 किसको विभाजित किया था, a को, 5 a को विभाजित कर रहा है, इसको इक्वेशन 2 हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अगर हम लोग का 5 किसको विभाजित कर रहा है, 5 हम लोगों को विभाजित कर रहा है b को, इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेंगे। जब हम तीनों इक्वेशन में देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है, यानी समीकरण 2 और 3 में एक सह अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है 5, यानी कि 5a को भी विभाजित किया, 5b को भी विभाजित किया, यानी a और b का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 मिल रहा है। लेकिन हम लोग जब a बटे b माने थे √5 को, उसमें हम लोग क्या लिखे थे कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं, एक के अतिरिक्त। लेकिन ये दोनों इक्वेशन में हम लोग का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 मिल रहा है। तो ये 5 क्यों मिला, क्योंकि हमें जो कल्पना की वो गलत किए। तो इससे यह पता चलता है कि त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, अतः √5 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। तो उसे हम लोग मेंशन करके इसमें दर्शाएंगे। तो लिखेंगे इस प्रकार समीकरण 2 तथा 3 से हमें यह पता चलता है कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना A और B में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है के विपरीत है, यानी उसके जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण
कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। 2 में क्या करना है कि 3 + 2√5 को अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। देखिए, आप लोगों को एक हिंट इसमें बतला दिया जा रहा है कि अगर √5, √2, √7, √3 इस प्रकार का अगर कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए आए, तो जिस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 1 में प्रूफ किए उस प्रोसेस से आप लोग को पूरा डिटेल्स में बतलाना होगा। लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन 2 में दिया गया या क्वेश्चन 3 में जो प्रश्न हम लोग को दिया गया है वो बहुत ही शॉर्ट में उसका आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो भी परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या हम जो कंसिडर करेंगे उसे जब हम p/q या a/b के रूप में लिखेंगे तो उसमें जो लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि हम लोग परिमेय संख्या उसमें दर्शाएंगे, और अगर लेफ्ट साइड परिमेय होगा तो हम लोग का राइट साइड वाला भी परिमेय होगा। इससे यह पता चलेगा कि अगर राइट साइड में अगर √2, √3, √7, √5 अगर इस तरह का कुछ आएगा, हम लोग का जो रिजल्ट आएगा अगर वो अपरिमेय संख्या हम लोग जैसा कि जानते हैं, तो हम लोग का लेफ्ट साइड जो हम लोग का परिमेय संख्या जो प्राप्त हुआ वो तो गलत प्राप्त हुआ। तो ये गलती कैसे हुआ? जो हम लोग त्रुटिपूर्ण कल्पना किए उसके कारण। तो हम यह निष्कर्ष उसमें भी निकाल लेंगे कि यह जो है परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हम लोग पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही 3 + 2√5 को परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 = क्या होगा? a/b। हम लोग इसको क्या किए हैं? मान लिए। लिख देते हैं जहां a तथा b पूर्णांक है और b ≠ 0 है। अब इसे हम लोग हल करेंगे। हल क्या करेंगे? √5 का मान निकालेंगे, यानी कि दिस इम्प्लाइज हो जाएगा। 3 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2√5 = a/b - 3, यानी दिस इम्प्लाइज √5 = क्या होगा? 1/2 × a/b - 3। अगर हम लोग इसको हल कर देते हैं तो दिस इम्प्लाइज √2 = a/2b - 3/2 मिलेगा, है ना। अगर हम लोग इसमें गौर करें तो यहाँ पे a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, यानी कि ये पूरा एक परिमेय संख्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर राइट साइड का परिमेय हमें प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में मौजूद है वो भी परिमेय है।
लेकिन हम लोग जानते हैं कि क्या, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसलिए ये भी हम लोगों का अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि ये परिमेय आया तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसे सिर्फ हम लोग को व्याख्या कर देना होगा। लिखेंगे चूंकि a, b, 2 तथा 3 पूर्णांक है, इसलिए a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या आ गया, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो ये क्यों प्राप्त हुआ, हम लोग विरोधाभास कल्पना के कारण। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी प्रश्न हैं, जैसे 1/√2 को प्रूफ करना है कि अपरिमेय संख्या है, तो उस तरह के सभी प्रश्नों को हम क्वेश्चन 2 के जैसा ही हूबहू उसी के जैसा बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क क्या है कि क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट डे हम लोग इस अध्याय का लास्ट प्रश्नावली 1.4 को करेंगे। धन्यवाद।